नमस्ते दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, पिछली क्लास में हमने हल्दी घाटी के युद्ध तक का इतिहास देख लिया था। आज की क्लास में हम हल्दी घाटी के युद्ध के उपरांत का घटनाक्रम देखेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मेवाड़ एवं महाराणा प्रताप के जीवन में किस प्रकार की गतिविधियां घटित हुई, किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। तो देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में हमने क्या पढ़ा था कि अकबर की सेना महाराणा प्रताप की सेना से बहुत बड़ी थी, इसीलिए अंततः महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध का मैदान छोड़ करके बाहर जाना पड़ा था। और जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र से बाहर आए थे, उसके बाद में महाराणा प्रताप ने यह विचार किया कि जब कभी भी आपका शत्रु आपसे बहुत अधिक बड़ा हो तो उसके सामने आप आमने सामने की लड़ाई करके हमेशा अपना नुकसान करोगे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अपनी राजपूत युद्ध पद्धति को बदल दिया और महाराणा प्रताप ने निश्चय किया कि आज के बाद में वे मुगलों से कभी भी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि छापामार एवं गुरिल्ला युद्ध पद्धति वे मुगलों के खिलाफ अपनाएंगे। तो देखिए, लिखिए, हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति को क्या कहा जाता है? गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध पद्धति अथवा गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई। देखो, इस युद्ध पद्धति में क्या होता है कि दुश्मन को बिना पता चले जब दुश्मन बिल्कुल निश्चिंत होता है तो उसके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है, और आक्रमण करने के बाद में उसको पीट पाट करके, उसको लूट लाट करके आप वापस अपने जो आपका जो सुरक्षा कवच होता है, आपका जो सुरक्षा क्षेत्र होता है, उसमें आप चले जाते हैं। तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में अपनी युद्ध पद्धति में, अपनी युद्ध नीति में जो सबसे बड़ा बदलाव किया था, वो क्या बदलाव किया था? छापामार युद्ध नीति या गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनी युद्ध नीति में सम्मिलित किया था। अब देखिए क्या हुआ हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में। हमने पिछली क्लास में देखा था कि मान सिंह एवं आसफ खान हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में लगभग 4 महीने तक गोगुंदा में रहते हैं और महाराणा प्रताप को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन 4 महीने बाद तक भी मान सिंह एवं आसफ खान महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाते। इसीलिए क्रोधित होकर के अकबर मान सिंह एवं आसफ खान को अपने पास अजमेर बुला लेता है। तो देखिए, लिखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मान सिंह एवं आसफ खान लगभग 4 महीने तक गोगुंदा में रहते हैं, परंतु क्या हुआ था, वे महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाते। इसीलिए 4 महीने बाद अकबर मान सिंह एवं आसफ खान को गोगुंदा से पुनः अपने पास बुला लेता है। और मान सिंह एवं आसफ खान क्या करते हैं? अजमेर जाने से पहले, गोगुंदा से जब मान सिंह एवं आसफ खान अजमेर जाते हैं, उससे पहले ये गोगुंदा एवं मेवाड़ के कुछ स्थानों पर मुगल थानों की स्थापना कर देते हैं, और मुगल थानों में कुछ कुछ मुगल सैनिकों को छोड़ करके दोनों लोग क्या करते हैं? अजमेर लौट जाते हैं अकबर के पास। तो देखिए, लिखिए, मान सिंह एवं आसफ खान गोगुंदा एवं उसके आसपास मुगल थानों की स्थापना करके पुनः अकबर के पास लौट जाते हैं। और जब मान सिंह एवं आसफ खान गोगुंदा से अजमेर चले जाते हैं, उसके बाद में महाराणा प्रताप क्या करते हैं? महाराणा प्रताप मान सिंह द्वारा जो मुगल थानों की स्थापना की गई थी, इन मुगल थानों पर आक्रमण कर देते हैं, और इन मुगल थानों पर आक्रमण करके महाराणा प्रताप पुनः गोगुंदा पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो देखिए, लिखिए, मान सिंह के वापस चले जाने के बाद महाराणा प्रताप मुगल थानों पर आक्रमण कर देते हैं, जिससे महाराणा प्रताप का गोगुंदा पर फिर से अधिकार हो जाता है। देखिए, महाराणा प्रताप का गोगुंदा पर फिर से अधिकार हो जाता है एवं महाराणा प्रताप क्या करते हैं? महाराणा प्रताप गोगुंदा पर फिर से अधिकार करने के बाद में गोगुंदा में नहीं रहते हैं, गोगुंदा में अपना निवास स्थान नहीं बनाते हैं, बल्कि महाराणा प्रताप ने अपने एक सेनाधिकारी जिसका नाम था मांडन कूपा को महाराणा प्रताप गोगुंदा का प्रशासक नियुक्त करके वापस से पहाड़ों में आ जाते हैं। तो देखिए, लिखिए, महाराणा प्रताप का गोगुंदा पर फिर से अधिकार हो जाता है एवं महाराणा प्रताप मांडन कूपा को गोगुंदा का प्रशासक नियुक्त कर देते हैं। इसके बाद में देखिए, महाराणा प्रताप क्या कर रहे हैं? महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति को संगठित किया। महाराणा प्रताप ने अपने पड़ोसी राज्यों से बातचीत करी, जिनमें से सिरोही के एक शासक था, उनका नाम था राव सुल्तान को महाराणा प्रताप ने अपनी ओर मिला लिया। इडर के इनके जो ससुर थे, महाराणा प्रताप की कई रानियां थी, हमने बात करी थी। महाराणा प्रताप के जो इडर वाले ससुर थे, उनका नाम था नारायण दास को भी अपनी ओर मिला लेते हैं। और एक शासक होता है जालोर का, जिसका नाम होता है ताज खान। इन तीनों लोगों को अपनी ओर मिलाकर के महाराणा प्रताप क्या करते हैं कि मुगल थानों पर आक्रमण करते हैं जगह जगह। और मुगल थानों पर आक्रमण करते करते महाराणा प्रताप गुजरात पहुंच जाते हैं। और जो गुजरात में, जहां तो महाराणा प्रताप का कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन महाराणा प्रताप मुगलों को परेशान करने के लिए गुजरात पहुंच जाते हैं, और गुजरात में जाकर के गुजरात के मुगल थानों पर आक्रमण करके मुगल थानों को लूट लेते हैं। उनके कई सैनिकों की महाराणा प्रताप हत्या कर देते हैं। तो देखिए, लिखिए,
इसके अलावा महाराणा प्रताप ने सिरोही के राव सुल्तान, जालोर के ताज खान तथा इडर के नारायणदास महाराणा प्रताप के ससुर थे, इडर के नारायणदास को अपनी ओर मिलाकर के क्या किया था, अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास जितने भी मुगल थाने थे उनको और गुजरात के मुगल थानों को महाराणा प्रताप ने नष्ट कर दिया। इसीलिए अकबर ने क्या सोचा कि मान सिंह और आसफ खान 4 महीने तक गोगुंदा में थे और ये महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए। अगर अब मैं फिर से मान सिंह और इनको वापस से गोगुंदा भेजूंगा तो ये फिर से महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाएंगे। और महाराणा प्रताप देखो, मेवाड़ जो कि महाराणा प्रताप का गृह क्षेत्र था, इतना तो समझ में आता है कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के मुगल थानों को समाप्त करते हैं, उनको नष्ट करते हैं, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन अकबर की टेंशन ये थी कि यार गुजरात पहुंच गए और कल को कहीं और पहुंच जाएंगे। इसीलिए अकबर क्या सोचता है कि महाराणा प्रताप को पकड़ना मान सिंह अथवा आसफ खान के बस की बात नहीं है, महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए मुझे स्वयं ही गोगुंदा जाना पड़ेगा। लेकिन देखो, अकबर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। वो क्या थी? अकबर उस समय भारत का एक बहुत बड़ा सम्राट था और महाराणा प्रताप अकबर की शक्ति के सामने कहीं भी नहीं ठहरते थे। इसीलिए अकबर अगर महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए गोगुंदा जाता है तो अकबर की कितनी बड़ी तौहीन है। इसीलिए अकबर क्या सोचता है कि अगर मैं ये घोषणा करके गोगुंदा जाऊंगा कि मुझे महाराणा प्रताप को पकड़ना है तो मेरी थू हो जाएगी, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए अकबर क्या दिमाग लगाता है कि मुझे शिकार खेलना है और शिकार खेलने के लिए जो गोगुंदा के जंगल है, गोगुंदा एवं उसके आसपास के जंगल है, वहां पर बहुत से शिकार हैं, वहां पर मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। तो 13 अक्टूबर सन 1576 ईस्वी को शिकार का बहाना बनाकर के अकबर क्या करता है, गोगुंदा आता है। तो देखिए, लिखिए मेवाड़ के दक्षिण, देखिए इस यहां से पढ़िए। इसके अलावा महाराणा प्रताप ने सिरोही के राव सुल्तान, जालोर के ताज खान तथा इडर के नारायणदास को अपनी ओर मिलाकर के मेवाड़ के दक्षिण एवं मेवाड़ की सीमा से लगते हुए गुजरात के शाही थानों पर बार बार आक्रमण करते हैं। इसीलिए अकबर क्या करता है, शिकार का बहाना बनाकर 13 अक्टूबर सन 1576 ईस्वी को कहां पर पहुंचता है, गोगुंदा पहुंचता है। तो देखिए, लिखिए 13 अक्टूबर सन 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कौन कौन आता है? एक तो अकबर खुद आता है, मान सिंह को भी लेकर आता है और कुतुबुद्दीन खान को भी लेकर के आता है। तो देखिए, लिखिए अकबर स्वयं मान सिंह कछवाहा, भगवंत दास एवं कुतुबुद्दीन खान को लेकर के कहां पहुंचा, गोगुंदा पहुंचा। और जब अकबर गोगुंदा पहुंचा तो भी देखिए गोगुंदा का प्रशासक कौन है, महाराणा प्रताप ने गोगुंदा का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, मांडन कूपा को। अकबर अपने सेनापतियों को यह आदेश देता है कि इस मांडन कूपा को हरा करके और गोगुंदा पर फिर से अधिकार किया जाए। तो अकबर के सेनापतियों ने क्या किया, मांडन कूपा पर आक्रमण किया और मांडन कूपा पर आक्रमण करके मांडन कूपा को हरा करके फिर से अकबर गोगुंदा पर अधिकार कर लेता है। तो देखिए, लिखिए अकबर ने गोगुंदा पर आक्रमण कर किसने, देखो अकबर स्वयं मान सिंह कछवाहा, भगवंत दास एवं कुतुबुद्दीन खान को लेकर गोगुंदा पहुंचा और अकबर ने गोगुंदा पर आक्रमण कर महाराणा प्रताप के सेनाधिकारी मांडन कूपा को हरा करके गोगुंदा पर फिर से अधिकार कर लिया। लेकिन यहाँ पर महाराणा प्रताप नहीं थे, इसीलिए अकबर भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में सफल नहीं हो पाया। तो देखिए, अकबर का गोगुंदा पर फिर से अधिकार हो चुका है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अकबर का जब गोगुंदा पर अधिकार होता है तो उसके बाद में देखिए अकबर क्या करता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, अब देखिए गोगुंदा पर अकबर का फिर से अधिकार हो जाता है। मांडन कूपा को मार करके अकबर फिर से गोगुंदा पर अधिकार कर लेता है। और जैसे ही अकबर का अधिकार गोगुंदा पर होता है तो जाहिर सी बात है अकबर गोगुंदा में तो रहेगा नहीं। तो अकबर ने क्या किया, अपने एक सेनाधिकारी जिसका नाम था मोहम्मद बेग या मुजाहिद बेग, मोहम्मद बेग या मुजाहिद बेग को गोगुंदा का सूबेदार नियुक्त करता है और 6 महीने तक मेवाड़ एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने के बाद में ये पुनः वापस लौट आता है। तो देखिए, लिखिए अकबर ने मुजाहिद बेग खां को गोगुंदा का सूबेदार नियुक्त किया एवं 6 महीने तक मेवाड़ एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने के बाद अकबर पुनः लौट आता है। जब अकबर 6 महीने के बाद में गोगुंदा से पुनः लौटता है तो उसके बाद में क्या होता है, देखिए महाराणा प्रताप के पास अभी तक कुंभलगढ़ दुर्ग है। महाराणा प्रताप अभी पहाड़ों में नहीं है, अभी कुंभलगढ़ दुर्ग में है। जैसे ही 6 महीने के बाद में अकबर गोगुंदा से पुनः लौट जाता है या मेवाड़ से पुनः लौट जाता है, उसके बाद में महाराणा प्रताप क्या करते हैं, कुंभलगढ़ से अपनी सेना लेकर के आते हैं गोगुंदा और गोगुंदा पर आक्रमण कर देते हैं। और गोगुंदा में जो अकबर का सेनाधिकारी होता है मुजाहिद बेग या मोहम्मद बेग को महाराणा प्रताप मार देते हैं और गोगुंदा पर फिर से अधिकार कर लेते हैं। तो देखिए, लिखिए अकबर एवं उसके बड़े बड़े सेनापतियों के चले जाने के बाद मेवाड़ी सेना कुंभलगढ़ से गोगुंदा पर आक्रमण कर देती है और इस आक्रमण में अकबर का सूबेदार मुजाहिद बेग मारा जाता है एवं महाराणा प्रताप का गोगुंदा पर फिर से अधिकार हो जाता है।
इसके बाद में महाराणा प्रताप क्या करते हैं, देखिए गोगुंदा पर महाराणा प्रताप का फिर से अधिकार हो गया। कुंभलगढ़ अभी तक महाराणा प्रताप के अधिकार में है ही। महाराणा प्रताप क्या करते हैं, देखो अकबर के लिए मेवाड़ पर अपना अधिकार करना अकबर के किसी को नाक की बात नहीं थी। थोड़ी प्रैक्टिकली सोचो चीजों को। अकबर महाराणा प्रताप के विरुद्ध इतने प्रकार के बयान क्यों भेजता है, अकबर का कोई नाक का सवाल नहीं था, अकबर की मजबूरी थी। अकबर की मजबूरी थी कि मेवाड़ उसके अधिकार में रहे। हमने पहले के इतिहास में क्या पढ़ा है कि जो चित्तौड़गढ़ है या मेवाड़ है, वहां से व्यापारिक मार्ग गुजरते थे, वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। इसीलिए अकबर का मेवाड़ के अपने अधीन होना बहुत आवश्यक था। अकबर ये चाहता था कि मेवाड़ से होकर के जो व्यापारिक मार्ग गुजरते हैं उन पर मेरा अगर अधिकार हो जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन महाराणा प्रताप के रहते हुए ऐसा हो नहीं पा रहा था। महाराणा प्रताप का जैसे ही गोगुंदा पर फिर से अधिकार हुआ, महाराणा प्रताप ने क्या किया, आगरा जाने वाले मार्ग को, जो मेवाड़ से होते हुए आगरा एवं जो गुजरात मार्ग जाता था, उस मार्ग को महाराणा प्रताप ने बंद कर दिया। इसीलिए बड़े बड़े इतिहासकार ये कहते हैं कि अकबर एवं उसके शाही लश्करों की हिम्मत नहीं हुई कि वह मेवाड़ के रास्ते से आगरा चले जाएं या गुजरात चले जाएं। तो सबसे बड़ा नुकसान अकबर को यही था कि उसके जो शाही लश्कर थे, उसका जो शाही सामान आता था, उसकी सेनाओं का जो आवागमन होता था, मेवाड़ के रास्तों से होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप उसके शाही लश्करों को लूट लेते थे, छापामार युद्ध करते हुए, गुरिल्ला युद्ध करते हुए उनमें जो शाही लश्करों में जो सैनिक होते थे उन सैनिकों की भी हत्या कर देते हैं। मुगल सैनिकों एवं मुगलों को बहुत ज्यादा नुकसान इन मार्गों पे से आने जाने पर उठाना पड़ता था। तो देखिए लिखिए, इसके बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ से होते हुए आगरा जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, जिससे अकबर के शाही लश्करों को उज्जैन से होते हुए आगरा जाना पड़ता था। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो संघर्ष का मुख्य कारण था, वो मुख्य कारण यही था कि जो शाही मार्ग था, जो मुख्य मार्ग था, मुख्य सड़क थी। आज भी अगर आप देखेंगे, अगर आपको गुजरात जाना होता है तो गुजरात तक आप कहाँ से जाएंगे, दिल्ली से अगर आपको गुजरात जाना है मान लीजिए, तो मेवाड़ आपके बीच में आएगा, आपको उदयपुर होते हुए जाना पड़ेगा। और उदयपुर में जो आज भी सड़कें हैं, आज भी जो हाईवेज हैं, वे घाटियों में से होकर के जाते हैं। कुछ समय तो आपको 1 घंटा तो कम से कम घाटियों में आज चलना ही पड़ेगा। और उस समय तो आपको उन घाटियों को पास करने के लिए, घाटियों को क्रॉस करने के लिए कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 दिन चाहिए मेवाड़ की सीमा को पूरा और लांघने के लिए। महाराणा प्रताप उस वक्त में क्या करते थे, 3-4 दिन में मान लो कि मुगलों का सामान आ रहा है बहुत सा, और सामान आता कहां से था, देखो जो सूरत का, गुजरात के सूरत का जो बंदरगाह है, वहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था। वहां से बहुत सारा सामान हर दिन मेवाड़ के रास्तों से होकर के आगरा, दिल्ली और जो भारत के उत्तर भारत के जो भी क्षेत्र थे, उत्तर भारत के क्षेत्रों में वहां से बहुत बड़ी मात्रा में सामान आया जाया करता था। महाराणा प्रताप के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह था, जो जोधपुर के जो महाराजा थे चंद्रसेन, उनको महाराणा प्रताप जितनी महानता क्यों नहीं मिली, क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए था नहीं, उनके पास केवल और केवल संघर्ष था। जबकि महाराणा प्रताप के पास संघर्ष करने के अलावा ये एक स्कोप भी था कि मैं क्या करूंगा, मुगलों के सामान को लूट लूंगा। रोज सामान आएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, महीने में 30 दिन होते हैं। मान लीजिए महाराणा प्रताप ने हर दिन अटेम्प्ट किया माल को लूटने के लिए, अरे महीने में कभी ना कभी तो सफल होंगे। और देखो माल को लूटने के बाद में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो क्या आती है, उस माल को छिपाने की या उस माल को लेकर के भागने की। महाराणा प्रताप के पास दूसरा जो प्लस पॉइंट था वो क्या था, आज भी आप ये देखिए जो शाही मार्ग है, आज भी जो मुख्य मार्ग, आज भी एनएच जो नेशनल हाईवेज हैं, वे उदयपुर के बीचों बीच से जाते हैं। आज भी बाईपास नहीं बनी है, घाटियों में से आपको जाना पड़ेगा। तो जब घाटियों में आएगा कोई व्यक्ति, तो महाराणा प्रताप के मतलब शहर की मांद में जा रहा है कोई आदमी, महाराणा प्रताप को मेवाड़ में सामान लूटने में कोई ज्यादा समस्या नहीं है। और महाराणा प्रताप के साथ उनके सहयोगी भील भी थे। वे लोग क्या करते थे, तुरंत ही उन घाटियों में से धावा बोलते थे, गुरिल्ला युद्ध करते थे, छापामार युद्ध करते थे, मुगलों का माल लूटा और पहाड़ियों में चले गए। इसीलिए महाराणा प्रताप को वहां पर पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसीलिए महाराणा प्रताप बहुत इजीली सरवाइव कर गए, क्योंकि महाराणा प्रताप के पास चीजों की कमी नहीं थी, लूटने के लिए कमी नहीं थी। संघर्ष तो हर कोई कर ले। अरे एक छोटी सी बात आप सोचिए, अगर आपको कोई बोल दे कि आप 5 घंटे भी पढ़िए तो नहीं पढ़ोगे, जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है ना, आप 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे। महाराणा प्रताप के सामने ऐसी बात थी। महाराणा प्रताप को दिख रहा है भाई रोज माल जा रहा है ट्रक भर भर के, अब उस समय ट्रक तो नहीं थे लेकिन बहुत सारा माल हर रोज जा रहा है मेवाड़ से होकर के। महाराणा प्रताप को महीने में एक बार माल को लूटना है सक्सेसफुली। 29 दिन चाहे आपके अटेम्प्ट फेल हो जाए, एक दिन आपके अगर अटेम्प्ट पास हो गया तो आपको बस बहुत है। मुगलों का आपने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। जो जोधपुर के महाराजा थे चंद्रसेन
चंद्रसेन ने भी अकबर के विरुद्ध विरोध किया, लेकिन चंद्रसेन के सामने इस प्रकार का कोई स्कोप नहीं था कि भाई अकबर को परेशान करे तो करे किस प्रकार से। तो महाराणा प्रताप इसीलिए महान हुए क्योंकि जो शाही मार्ग थे, मुख्य मार्ग थे, उस समय से मेवाड़ में से होकर के निकलते थे, और महाराणा प्रताप उन शाही मार्गों पे जो माल आता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था, उस माल को लूट करके मुगलों को इतने नाक में दम कर रखा था महाराणा प्रताप ने। इसीलिए महाराणा प्रताप देखो महान हो गए, और चंद्रसेन की इसमें कोई गलती नहीं है। महाराणा प्रताप की महानता के लिए प्रकृति ने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया था। चंद्रसेन इसीलिए महान नहीं बन पाए क्योंकि उनके पास संघर्ष करने के लिए कुछ था नहीं। मुगलों को वे किस प्रकार से परेशान करते हैं आप बताइए। अब देखिए, इसके बाद महाराणा प्रताप ने मेवाड़ से होते हुए आगरा जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, जिससे अकबर के शाही लश्करों को उज्जैन से होकर के जाना पड़ता था। आप सोचिए कितना उनके ले जाने में उनको कितने कष्टों को उनको सामना करना पड़ता था, कितनी परेशानी उनको भुगतनी पड़ती थी, कितना खर्चा इसमें एक्स्ट्रा आता था। इसीलिए अकबर ने क्या किया, भाई सीधा रास्ता छोड़ कर आप उज्जैन से जाकर के आओगे तो जाहिर सी बात है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अकबर इसीलिए चाहता था कि आप सीधे अगर माल निकल जाए तो बहुत अच्छा है। तो अकबर ने क्या किया, इस बात से परेशान होकर के 15 अक्टूबर सन 1577 में अपने एक सेनापति जिसका नाम था शहबाज खान को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कहां पर भेजा, मेवाड़ भेजा। तो देखिए लिखिए, इसीलिए 15 अक्टूबर सन 1577 में अकबर ने अपने सेनापति शहबाज खान के नेतृत्व में मुगल सेना को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कुंभलगढ़ भेजा था। और ये शहबाज खान है, इसको अकबर करीब करीब 3 बार मेवाड़ अभियान पर भेजता है। तो कब कब भेजा है, देखो ये पहला अभियान तो आया था 15 अक्टूबर सन 1577 ईस्वी में। देखिए अकबर ने शहबाज खान को 3 बार मेवाड़ अभियान पर भेजा था। पहला कब आया, 15 अक्टूबर सन 1577 पहला अभियान, 15 अक्टूबर सन 1577। दूसरा अभियान कब आया था, 15 दिसंबर सन 1578। और तीसरा अभियान कब आया था, 15 नवंबर सन 1579। 2 अभियान आ रहे हैं इसके, एक अभियान आ रहा है 1577 में, एक आ रहा है 78 में, एक आ रहा है 79 में। तो 3 बार शहबाज खान महाराणा प्रताप के विरुद्ध मेवाड़ आया था। लेकिन जब शहबाज खान पहली बार आता है 15 अक्टूबर सन 1577 में, इस अपने पहले अभियान में शहबाज खान क्या करता है, कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण करके कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। और सन 1577 के बाद में ही 3 अप्रैल सन 1578 ईस्वी को क्या करता है, शहबाज खान कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। और 3 अप्रैल सन 1578 के बाद में ही महाराणा प्रताप का पहाड़ी जीवन या पर्वतीय जीवन की शुरुआत होती है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, अभी अभी मैंने आपसे क्या बोला है कि महाराणा प्रताप की पर्वतीय जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है, 3 अप्रैल सन 1578 ईस्वी से मानी जाती है कि 3 अप्रैल सन 1578 ईस्वी से महाराणा प्रताप का जो पहाड़ी जीवन है उसकी शुरुआत हुई थी। देखिए इस बात को समझना, शहबाज खान अपने पहले मेवाड़ अभियान पर कब आता है, 15 अक्टूबर सन 1577 ईस्वी में। शहबाज खान जब अपने पहले मेवाड़ अभियान पर आता है तो ये क्या करता है, इस समय महाराणा प्रताप कहां पे रहते हैं, इस समय महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ दुर्ग में रहते हैं। शहबाज खान क्या करता है, 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी में आकर के कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर अपना घेरा डालता है। और अंत में 3 अप्रैल सन 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। और इस युद्ध में शहबाज खान का कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। इसीलिए महाराणा प्रताप के पास अब रहने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए महाराणा प्रताप को पहाड़ों में अंततः जाना पड़ता है। तो देखिए लिखिए, कुंभलगढ़ का युद्ध कब हुआ था, 3 अप्रैल सन 1578 ईस्वी में। देखिए कुंभलगढ़ का युद्ध 3 अप्रैल सन 1578 ईस्वी। इस युद्ध में क्या करता है शहबाज खान, जब कुंभलगढ़ दुर्ग का घेरा डालता है, उससे पहले शहबाज खान ने जो कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में एक स्थान आता है केलवाड़ा, उस केलवाड़ा नामक स्थान पर शहबाज खान सर्वप्रथम अपना अधिकार करता है। और उसके बाद में शहबाज खान को इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतना इतना आसान नहीं है। इसीलिए शहबाज खान क्या करता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में जिन रास्तों के माध्यम से खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाई जाती थी, उन मार्गों पर शहबाज खान अपना अधिकार कर लेता है, जिससे क्या होता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाती है। और राजपूत वीरों के पास में कुंभलगढ़ दुर्ग के दरवाजे खोल करके युद्ध करने के अलावा कोई भी विकल्प शेष नहीं रहता। लेकिन देखिए महाराणा प्रताप के लिए हमने अभी भी क्या पढ़ा है कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद से अपनी युद्ध नीति को बदल दिया था। उन्होंने निश्चय किया था, जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद का एक निश्चय था कि मैं कभी भी जिंदा या मुर्दा अंग्रेजों के पकड़ में नहीं आऊंगा, उसी प्रकार का निश्चय महाराणा प्रताप का भी कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप ने भी
ये ठान रखी थी कि मैं कभी भी मुगलों की तलवार से तो नहीं मरूंगा। इसीलिए महाराणा प्रताप इस युद्ध से पहले ही अर्थात 3 अप्रैल सन 1578 ईस्वी से पहले जब महाराणा प्रताप को लगता है कि या तो यहाँ पे भूखा मरना पड़ेगा या युद्ध करके, क्योंकि शहबाज खान के पास भी सेना बहुत बड़ी थी, उसमें भी हमारी हानि हो सकती है, इस युद्ध से पहले ही महाराणा प्रताप अक्षय राज के पुत्र राव भाण को एवं मान सिंह सोनगरा को कुंभलगढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी संभालते हैं और स्वयं पहाड़ों में चले जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस युद्ध से पहले ही महाराणा प्रताप की, कुछ दिनों पहले ही महाराणा प्रताप का जो पहाड़ी जीवन है, जो कष्टमय जीवन है, उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं। तो देखिए लिखिए, शहबाज खान जब पहली बार 15 अक्टूबर सन 1577 ईस्वी में मेवाड़ अभियान पर आया था तो इसने कुंभलगढ़ दुर्ग को घेर लिया एवं दुर्ग में खाने पीने की वस्तुएं पहुंचाने वाले सभी मार्गों को बंद कर दिया। इससे क्या हुआ कि कुंभलगढ़ दुर्ग में खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो गई, रसद के सामान की कमी हो गई। देखिए, कुंभलगढ़ के युद्ध में रसद, खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो जाने के कारण क्या हुआ कि राजपूत वीरों के पास अब युद्ध लड़ने के अलावा, कुंभलगढ़ दुर्ग के गेट खोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन महाराणा प्रताप ने निश्चय किया था कि वे कभी भी मुगलों से लड़कर के नहीं मारे जाएंगे, मुगलों की नाक में दम करते ही रहेंगे, मुगलों को परेशान करते ही रहेंगे। तो देखिए, महाराणा प्रताप इस युद्ध से पहले क्या करते हैं, अक्षय राज के पुत्र राव भाण एवं मान सिंह सोनगरा को कुंभलगढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी देते हैं कि अब से कुंभलगढ़ दुर्ग की जिम्मेदारी आपकी है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। तो देखिए, महाराणा प्रताप किले की जिम्मेदारी अक्षय राज के पुत्र राव भाण एवं मान सिंह सोनगरा को सौंप करके पहाड़ों की ओर निकल गए। और जब महाराणा प्रताप पहाड़ों की ओर जाते हैं तो राजपूत वीर युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग में राजपूतों के पास जो तोपें होती है, उन तोपों के जो गोले पड़े हुए होते हैं, उन गोलों में अचानक आग लग जाती है और उन गोलों में आग लगने से कई तोपें, जो राजपूतों की तोपें होती है कुंभलगढ़ दुर्ग में, वो तोपें फट जाती है, लड़ाई का सारा सामान जल जाता है। इसीलिए अब राव भाण सोनगरा एवं मान सिंह सोनगरा के पास किसी भी प्रकार का कोई लड़ने के अलावा कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं रहा। इसीलिए अब ये दुर्ग के दरवाजे खोल करके युद्ध करने के लिए बाहर आ जाते हैं। तो देखिए लिखिए, दुर्भाग्यवश कुंभलगढ़ दुर्ग में एक तोप के फट जाने से सारा गोला बारूद जलकर राख हो गया एवं राजपूत वीर कुंभलगढ़ दुर्ग के दरवाजे खोलकर युद्ध करने हेतु बाहर चले आए। और जब राजपूत वीर युद्ध करने के लिए बाहर आए तो जाहिर सी बात है, इनकी सैनिक संख्या कम थी, शहबाज खान के पास बहुत से सैनिक थे। इसीलिए शहबाज खान क्या करता है, अक्षय राज के पुत्र राव भाण एवं मान सिंह सोनगरा की हत्या कर देता है। और इनको वीरगति प्राप्त होने के बाद में शहबाज खान का कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। तो देखिए लिखिए, इस आक्रमण में शहबाज खान ने अक्षय राज के पुत्र राव भाण सोनगरा को मारकर कुंभलगढ़ दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। और क्या हुआ था, इस प्रकार 3 अप्रैल, क्योंकि देखो कुंभलगढ़ दुर्ग का युद्ध कब हुआ था, 3 अप्रैल सन 1578। इस प्रकार 3 अप्रैल सन 1578 ईस्वी को शहबाज खान ने अपने पहले मेवाड़ अभियान में ही कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। और ऐसा कहा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग जब से ये बना था उसके बाद से प्रथम बार किसी शत्रु द्वारा जीता गया था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग को किसी शत्रु द्वारा पहली बार जीता गया था, तो इस बात का भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। और इसीलिए आपको शहबाज खान का नाम भी विशेष तौर पे ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो कुंभलगढ़ दुर्ग को सर्वप्रथम किसने जीता था, शहबाज खान ने जीता था। अब देखिए, शहबाज खान ने जब कुंभलगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया तो इसके बाद में महाराणा प्रताप छप्पन के मैदान की ओर चले जाते हैं। और शहबाज खान ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के बहुत से प्रयास किए, लेकिन शहबाज खान को महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई भी सफलता नहीं मिली। कुछ समय के बाद में अकबर क्या करता है कि शहबाज खान को अपने पास पंजाब में बुला लेता है। इसके बाद में जो शहबाज खान है, गाजी खां बदख्शी नाम का ध्यान रखना, गाजी खां बदख्शी को कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार नियुक्त करके अकबर के पास पंजाब में चला जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिए, कुंभलगढ़ दुर्ग को जीतने के बाद शहबाज खान ने गाजी खां बदख्शी को कुंभलगढ़ का किलेदार नियुक्त किया एवं बहुत समय तक महाराणा प्रताप को पकड़ने का निष्फल प्रयत्न कर अंत में स्वयं अकबर के पास कहां चला गया, पंजाब चला गया। तो चलिए दोस्तों, इस बात का भी आप ध्यान रखना कि शहबाज खान ने जब अपने प्रथम मेवाड़ अभियान में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और जब ये वापस अकबर के पास ये लौटा था तो किसको कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार नियुक्त करके अकबर के पास लौटा था। तो किसको नियुक्त किया था, गाजी खां बदख्शी को। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे।
चलिए अब देखिए, शहबाज खान ने जैसे ही गाजी खान बदख्शी को कुंभलगढ़ दुर्ग का किलेदार नियुक्त करके ये अकबर के पास पंजाब जाता है, पीछे से महाराणा प्रताप क्या करते हैं, महाराणा प्रताप फिर से मुगल थानों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और मुगलों के माल को ये लूट लेते हैं। इसीलिए परेशान होकर के भविष्य में अकबर क्या करता है, इसी शहबाज खान को 2 बार और मेवाड़ अभियान पर भेजता है महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए। तो देखिए लिखिए, इसके बाद अकबर ने 15 दिसंबर 1578 एवं 15 नवंबर 1579 में भी शहबाज खान को मेवाड़ अभियान पर भेजा, परंतु शहबाज खान महाराणा प्रताप को कभी भी पकड़ने में सफल नहीं हुआ। शहबाज खान की लगातार असफलताओं से परेशान होकर के अकबर ने क्या किया, शहबाज खान को मेवाड़ अभियान से हटा दिया और सन 1580 ईस्वी में अकबर ने क्या किया, अब्दुल रहीम खाने खाना, जिसको कि मिर्जा खान भी कहा जाता है, अब्दुल रहीम खाने खाना को सन 1580 में मेवाड़ अभियान पर भेजा। लेकिन अब्दुल रहीम खाने खाना भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में कभी भी सफल नहीं हुआ। तो देखिए, शहबाज खान की असफलताओं से परेशान होकर के सन 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना को महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए मेवाड़ अभियान पर भेजा था, परंतु वह भी कभी महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सका। ऐसा कहा जाता है कि जब सन 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाने खाना, इसी को क्या कहा जाता है, मिर्जा खान। अब्दुल रहीम खाने खाना था कौन, अकबर का जो संरक्षक था बैराम खान का पुत्र था अब्दुल रहीम खाने खाना, इसी को मिर्जा खान भी कहा जाता है। जब ये सन 1580 ईस्वी में मेवाड़ आया था तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने मेवाड़ में जो क्षेत्र है शेरगढ़ या शेरपुर में अपना शिविर इसने स्थापित किया था। तो देखिए लिखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना ने शेरपुर गांव में अपना शिविर लगाया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे कुंवर अमर सिंह ने क्या किया, अब्दुल रहीम खाने खाना के शिविर शेरपुर पर आक्रमण किया, शेरपुर गांव पर आक्रमण किया और अब्दुल रहीम खाने खाना की जो भी इनकी पत्नी थी, इनके परिवार के जो लोग थे, परिवार की जो भी स्त्रियां थी, उन सबको उन्होंने किडनैप कर लिया, उन सबको उन्होंने अगवा कर लिया और अगवा करके अपने साथ लेकर के आ गए। जब महाराणा प्रताप को अमर सिंह की इस बात का पता चला कि अमर सिंह ने अब्दुल रहीम खाने खाना की जो पत्नी है और जो भी इनकी बहन बेटियां हैं उनको इन्होंने किडनैप कर लिया है, अगवा कर लिया है, तो महाराणा प्रताप अमर सिंह पर अति क्रोधित हुए और महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को यह आज्ञा दी कि तुम अभी के अभी जाकर के अब्दुल रहीम खाने खाना की जो भी बहन बेटियां हैं, जो भी उसकी बीवी है, जो भी उसकी स्त्री है, उनको पूरे सम्मान पूर्वक अब्दुल रहीम खाने खाना के शिविर पर अर्थात शेरपुर गांव में उनको सौंप करके आओ। तो देखिए, इससे क्या पता चलता है, आप एक बार सोच करके देखिए कि महाराणा प्रताप का गुस्सा कहां पर होगा, किस लेवल पर होगा कि महाराणा प्रताप को अकबर ने कितना परेशान किया है। उस गुस्से में भी महाराणा प्रताप ने अपने आप पर इतना संयम रखा कि अब्दुल रहीम खाने खाना की जो स्त्रियां महाराणा प्रताप के सामने आई, उनका भी उन्होंने बहन बेटियों की तरह से उनका सम्मान किया था। तो इससे क्या पता चलता है कि महाराणा प्रताप का जो चरित्र है बहुत ही ऊंचा था, बहुत ही ऊंचे चरित्र के सदचरित्र व्यक्ति थे महाराणा प्रताप। तो देखिए लिखिए, इसी समय एक बार महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शाही सेना पर हमला किया और अब्दुल रहीम खाना खाना, जिसको क्या कहा जाता था, मिर्जा खान की पत्नी एवं बहुत सी अन्य स्त्रियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले आए। परंतु जब महाराणा प्रताप को अमर सिंह के इस कार्य का पता चला तो महाराणा प्रताप ने उन स्त्रियों का बहन बेटियों की तरह सम्मान किया एवं कुंवर अमर सिंह को उन सभी स्त्रियों को सम्मान पूर्वक पुनः अब्दुल रहीम खाने खाना के पास छोड़कर आने की आज्ञा दी। इससे महाराणा प्रताप के सदचरित्र एवं उच्च चरित्र होने का पता चलता है। दोस्तों, इस गुस्से में आप समझ सकते हो कि आपके साथ अगर कोई व्यक्ति इतना बुरा कर दे और आपको अगर बदला लेने का कोई मौका मिले, वो भी मौका इस प्रकार का कि उसकी स्त्रियां, अब्दुल रहीम खाने खाना की पूरी एक इज्जत महाराणा प्रताप के हाथ में थी, लेकिन देखिए महाराणा प्रताप ने उन बहन बेटियों की तरह उसकी स्त्रियों का सम्मान, महाराणा प्रताप ने अब्दुल रहीम खाने खाना की स्त्री का सम्मान किया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जबकि देखिए, हमने महाराणा प्रताप के पिता का इतिहास देखा है कि महाराणा प्रताप के जो पिता थे महाराणा उदय सिंह ने रंगराय पात्र के चक्कर में अपनी बात खराब करवाई थी। तो महाराणा प्रताप उन्हीं के पुत्र थे, लेकिन महाराणा प्रताप में अंतर देखिए आप, महाराणा प्रताप का चरित्र आप देखिए कितना ऊंचा है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, महाराणा प्रताप ने अब्दुल रहीम खाने खाना पर एक इतना बड़ा एहसान किया है कि बड़े बड़े इतिहासकार क्या कहते हैं कि इस घटना के बाद में अब्दुल रहीम खाने खाना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई भी कठोर कार्रवाई करने का
प्रयास तक भी नहीं किया। इसी का लाभ उठा करके महाराणा प्रताप ने क्या किया, इसी अब्दुल रहीम खाने खाना के कार्यकाल में ही, देखो अब्दुल रहीम खाने खाना कब आया था मेवाड़, 1580 में आया था। अब्दुल रहीम खाने खाना के मेवाड़ अभियान में ही महाराणा प्रताप ने क्या किया, मुगलों के एक थाने पर आक्रमण किया। कौन से थाने पर आक्रमण किया, दिवेर के थाने पर आक्रमण किया। और वहां पर जो युद्ध हुआ उस युद्ध को कहा जाता है दिवेर का युद्ध या देबारी दर्रे का युद्ध। और ये दिवेर का या देबारी दर्रे का युद्ध कब हुआ था, अक्टूबर सन 1582 ईस्वी में। तो देखिए लिखिए, दिवेर का युद्ध या देबारी दर्रे का युद्ध कब हुआ था, अक्टूबर सन 1582 ईस्वी में, अक्टूबर सन 1582 ईस्वी में। इस युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक एवं मेवाड़ का मैराथन की इसको संज्ञा दी है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए लिखिए, कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक एवं मेवाड़ के मैराथन की भी इसको संज्ञा दी है। क्यों दी है भी आगे बताएंगे। देखिए जिस दिन ये युद्ध हुआ था अक्टूबर सन 1582 ईस्वी में, अक्टूबर के आसपास ही दशहरा आता है। तो इस युद्ध के दिन क्या था, दशहरा था, विजयदशमी का त्योहार था। और जो दशहरा आता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कब आता है, अश्विन शुक्ल दशमी। तो देखिए लिखिए, इस युद्ध के दिन विजयदशमी अर्थात दशहरे का त्योहार था। और दशहरे का त्योहार कब आता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, अश्विन शुक्ल दशमी। इस युद्ध में, दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने जो अपना मुख्य सेनापति बनाया था वो किसे बनाया था, अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को। तो देखिए लिखिए, इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना नायक उनके पुत्र अमर सिंह थे। जबकि जो दिवेर का जो थाना था, मुगल थाना था, इसकी रक्षा का भार किसके ऊपर था, अकबर का एक चाचा था, उसका नाम था शेरिमा सुल्तान खान। तो देखिए लिखिए, जबकि अकबर का सेनाधिकारी उसका चाचा शेरिमा सुल्तान खान था। और देखिए इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे, उन्हीं के पुत्र कुंवर अमर सिंह महाराणा प्रताप के सेनापति थे। और उधर अकबर का सेनाधिकारी कौन था, शेरिमा सुल्तान खान। ऐसा कहा जाता है कि कुंवर अमर सिंह ने अपने भाले के एक ही प्रहार से शेरिमा सुल्तान खान को मार डाला था। और शेरिमा सुल्तान खान को मार करके अमर सिंह ने दिवेर के युद्ध में जीत प्राप्त करी थी और देबारी दर्रे पर अपना अधिकार कर लिया था। तो देखिए लिखिए, इस युद्ध में कुंवर अमर सिंह ने विजय प्राप्त करी थी। और इस युद्ध में विजित होने के बाद में अमर सिंह एवं मेवाड़ की सेना ने क्या किया, मेवाड़ की सेना कुंभलगढ़ की ओर रवाना हो गई। और मेवाड़ की सेना को देख करके जो कुंभलगढ़ दुर्ग में मुगलों के कुछ सैनिक थे, गाजी खां बदख्शी वगैरह, मुगलों के सैनिक मेवाड़ की सेना को देख करके भाग खड़े हुए। और इसी युद्ध के तुरंत बाद मेवाड़ की सेना ने या महाराणा प्रताप ने, कुंवर अमर सिंह ने पुनः कुंभलगढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। तो देखिए लिखिए, दिवेर का युद्ध जीतने के बाद मेवाड़ी सेना ने कुंभलगढ़ की ओर प्रस्थान किया। मेवाड़ की सेना को देखकर कुंभलगढ़ में उपस्थित मुगल सैनिक दुर्ग को छोड़कर के भाग खड़े हुए। इस प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग पर महाराणा प्रताप का फिर से अधिकार हो गया। तो देखिए लगभग 3 अप्रैल सन 1578 ईस्वी को तो कुंभलगढ़ दुर्ग को शहबाज खान ने जीता था। और अक्टूबर के बाद में आप मान लीजिए अक्टूबर 1582 के आसपास से फिर से कुंभलगढ़ दुर्ग पर महाराणा प्रताप का अधिकार हो जाता है। अब देखिए कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को 2 नाम दिए हैं। एक तो महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक, महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक क्यों कहा है, तो आप सोचिए, महाराणा प्रताप के पुत्र ने इस युद्ध में अभूतपूर्व वीरता का परिचय दिया था। और जब भी किसी बाप का बेटा अगर कोई वीरता भरा कार्य करता है, कोई अच्छा कार्य करता है, तो जाहिर सी बात है उसके पिता को उस बात का बहुत अच्छा उसको अनुभव होगा, बहुत अच्छा उसको फील होगा। तो इसीलिए महाराणा प्रताप का इस युद्ध को, जो अमर सिंह की जो वीरता थी उसको देख करके महाराणा प्रताप का गौरव निश्चय ही बढ़ गया था। महाराणा प्रताप को लगा था कि मेरा पुत्र भी मेरी तरह से एक वीर राजा होगा, वीर शासक होगा। दूसरा नाम कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को क्या दिया है, मैराथन। तो देखिए मैराथन इसको नाम क्यों दिया है, मैराथन का युद्ध कहां पर हुआ था, मैराथन नाम का एक युद्ध हुआ था, एक युद्ध स्थान है। मैराथन का जो स्थान है वर्तमान में कहां पर आता है, यूनान में आता है। इस मैराथन नामक स्थान पर 490 ईसा पूर्व में एक युद्ध हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था, फारस एवं एथेंस के मध्य। फारस के जो सेना नायक थे वो कौन थे, हिप्पियस, एवं एथेंस के सेना नायक कौन थे, मल्टाइडिस या मल्टियट्स। तो देखिए लिखिए मैराथन का युद्ध, देखिए मैराथन का युद्ध, फारसी सेना नायक कौन थे, हिप्पियस, और एथेंस के सेना नायक कौन थे, मल्टियट्स या मल्टाइडिस इनका नाम होता है। मैराथन का युद्ध इन के मध्य हुआ था। तो देखिए लिखिए, मैराथन का युद्ध फारसी सेना नायक हिप्पियस एवं एथेंस के सेना नायक मल्टाइडिस या मल्टियट्स के मध्य हुआ था। कब हुआ था, 490 ईसा पूर्व में। 490 ईसा पूर्व में यूनान के मैराथन नामक स्थान पर हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो एथेंस की सेना थी
फारसी सेना के सामने बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी एथेंस के सेना नायक जो कि मल्टाइडिस या मल्टीएड्स थे, इनके नेतृत्व में एथेंस की सेना ने बिना किसी अन्य की सहायता के फारसी सेना को बहुत बुरी तरह से हराया था। तो इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध की समानता किसके साथ रखी है, मैराथन के युद्ध के साथ इसकी समानता बताइए। तो देखिए, इस युद्ध में एथेंस की छोटी सेना ने फारस की विशाल सेना को हरा दिया था। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि जो मैराथन का युद्ध हुआ था उसमें और जो दिवेर का युद्ध हुआ था उसमें बिल्कुल समानता है। इसीलिए कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए, महाराणा प्रताप का अधिकार कुंभलगढ़ दुर्ग पर फिर से हो चुका है। और जब अकबर को इस बात का पता चला तो अकबर ने क्या किया, अब्दुल रहीम खान ने खाना को मेवाड़ अभियान से हटा दिया और अकबर ने जयपुर अथवा आमेर के जो राजकुमार थे जगन्नाथ कछवाहा को मेवाड़ अभियान पर भेजा। और ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने जब 5 दिसंबर सन 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछवाहा को मेवाड़ भेजा था महाराणा प्रताप के विरुद्ध, तो ये अकबर का अंतिम मेवाड़ अभियान था। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अकबर ने अंतिम मेवाड़ अभियान 5 दिसंबर सन 1584 ईस्वी को जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा था। ऐसा कहा जाता है कि अपने इस अभियान के अंतर्गत ये जो जगन्नाथ कछवाहा है, जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो जाती है। और जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु होने के बाद में जो जगन्नाथ कछवाहा का अंतिम संस्कार है वो वर्तमान भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में किया जाता है। और उसी स्थान पर अर्थात मांडल तहसील में ही जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस अभियान में जगन्नाथ कछवाहा की मृत्यु हो जाती है और जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी भीलवाड़ा के मांडल में बनी हुई है, ना कि मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ भी भीलवाड़ा में ही है और मांडल भी भीलवाड़ा में ही है, लेकिन मांडल तो एक तहसील है जबकि मांडलगढ़ एक दुर्ग है, एक किला है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब देखिए, हम क्या कह सकते हैं, जगन्नाथ कछवाहा साल के अंत में आया था, अर्थात 5 दिसंबर के लगभग, मतलब साल का अंत है। जगन्नाथ कछवाहा दिसंबर में तो मरा नहीं, 1584 में तो मरा नहीं है, 1585 तक मेवाड़ में था। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कोई भी अभियान नहीं भेजा, क्योंकि 1585 तक तो मेवाड़ अभियान का संचालन कौन करता है, जगन्नाथ कछवाहा करता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 1585 के बाद में अकबर ने मेवाड़ पर किसी भी प्रकार का कोई अभियान नहीं भेजा। अब देखिए, महाराणा प्रताप की राजधानियों की बात हम करते हैं, जो कि हमने पहली क्लास में कर ली थी, लेकिन एक बार और कर लेते हैं। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, गोगुंदा में हुआ था। लेकिन महाराणा प्रताप अपने राज्याभिषेक से लेकर के ही क्या है, गोगुंदा को अपना केंद्र नहीं बनाया था उन्होंने। महाराणा प्रताप अपना ज्यादातर समय कुंभलगढ़ दुर्ग में बिताते थे। लेकिन देखिए, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहां पर हुआ था, गोगुंदा। और उस समय तक गोगुंदा ही राजधानी थी मेवाड़ की। लेकिन क्या हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में गोगुंदा पर मान सिंह का अधिकार हो गया था, आसफ खान का अधिकार हो गया था। इसीलिए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने जो अपनी पहली राजधानी बनाई वो कौन सी बनाई, कुंभलगढ़ को बनाई। तो देखिए, लिखिए, महाराणा प्रताप ने पहले गोगुंदा को, जो कि इनको विरासत में मिली थी, महाराणा प्रताप ने पहले गोगुंदा को, उसके बाद में कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। तत्पश्चात 1503 अप्रैल सन 1578 ईस्वी से लेकर के 1585 तक महाराणा प्रताप के पास कोई भी राजधानी नहीं थी। तो इस फैक्ट का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि 3 अप्रैल सन 1578 ईस्वी को कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। उस कुंभलगढ़ के युद्ध में शहबाज खान ने कुंभलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद से लेकर के सन 1585 तक महाराणा प्रताप के पास में कोई भी राजधानी नहीं थी। सन 1585 में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को हरा करके, उदयपुर के पास में एक स्थान आता है चावंड को अपनी तीसरी राजधानी बनाया था। तो देखिए, लिखिए, 1585 में लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, महाराणा प्रताप ने खुद कितनी राजधानी बनाई थी, खुद 2 ही बनाई थी। महाराणा प्रताप ने अपनी पहली राजधानी किसको बनाया, कुंभलगढ़ को, दूसरी किसको बनाया, चावंड को। जबकि गोगुंदा इनको बनी बनाई मिली थी। गोगुंदा को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था, महाराणा उदय सिंह ने बनाया था। पहली क्लास में हमने बात कर ली है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में मेवाड़ में कितनी राजधानियों में कार्य किया था, तो महाराणा प्रताप ने अपने शासनकाल में मेवाड़ में 3 राजधानियों में काम किया था। यही बताना मेरा आपको मकसद है। तो देखिए, सन 1585 में लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी राजधानी बनाया था।
देखिए इतिहासकार क्या कहते हैं कि सन 1585 से लेकर के जब तक महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, अर्थात महाराणा प्रताप का जो अंतिम समय है बड़ा शांति से व्यतीत हुआ था। लेकिन इस शांति का वास्तविक कारण था क्या? तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या बात करी है कि अकबर ने मेवाड़ अथवा महाराणा प्रताप के विरुद्ध जितने भी सैनिक अभियान भेजे, उसका मुख्य कारण कोई अकबर की कोई नाक का सवाल नहीं था, बल्कि अकबर की मजबूरी थी मेवाड़ को अपने अधीन करना। क्यों? क्योंकि देखो आगरा, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली से अगर आपको गुजरात जाना है तो मेवाड़ बीच में आपके आएगा ही आएगा। और मुगलों को गुजरात क्यों जाना था? क्योंकि सूरत जो बंदरगाह है, सूरत बंदरगाह से मुगलों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, यूरोप के साथ इनका व्यापार होता था। लाखों करोड़ों रुपए का माल उस रास्ते से अर्थात मेवाड़ से होते हुए दिल्ली एवं आगरा आया करता था। उस माल की सिक्योरिटी के लिए ही अकबर मेवाड़ को अपने अधिकार में लेना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप अकबर के अधीन आ नहीं रहे थे। 1585 तक अकबर ने प्रयास किया कि कैसे भी करके मैं मेवाड़ को अपने अधिकार में ले लूंगा, तो मुझे अपने माल को मालवा, मध्य प्रदेश, उज्जैन से होते हुए सूरत ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सीधा मार्ग था। अगर आप मेवाड़ से जाएंगे, अगर मान लीजिए आप दिल्ली से गुजरात के सूरत जाएंगे तो मेवाड़ से होते हुए आप सीधे निकल जाएंगे। लेकिन मेवाड़ में कौन बैठे हैं? महाराणा प्रताप बैठे हैं। इसीलिए अकबर ने क्या किया कि 1585 के बाद में ये मान लिया कि महाराणा प्रताप मेवाड़ को नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मेरे भाइयों, अपने लोगों से ये कहा कि जो सूरत बंदरगाह से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आप मेवाड़ से होकर के मत करिए, आप अपने माल को उज्जैन से होते हुए सूरत पहुंचाइए। और जो सूरत बंदरगाह पर माल उतरता है, उस माल को आप उज्जैन या मालवा से होते हुए ही दिल्ली अथवा उत्तर भारत में आप उसको आप जो भी उसका वितरण आप करिए। तो देखिए, लिखिए, मुगलों की राजधानी आगरा अथवा फतेहपुर सीकरी एवं यूरोप के मध्य का व्यापार गुजरात के सूरत बंदरगाह से होता था और इसका मुख्य मार्ग मेवाड़ से होकर गुजरता था। महाराणा प्रताप मेवाड़ से होते हुए आगरा एवं सूरत जाने वाले माल को लूट लेते थे और बार बार लूटते थे। इसीलिए मुगलों का यूरोप के साथ का व्यापार काफी प्रभावित हुआ। और सन 1585 के बाद में अकबर ने यह कहा कि भाइयों और बहनों, महाराणा प्रताप को हम बिल्कुल भी हिला नहीं सकते, इसीलिए अपना ही रास्ता बदल लो। मेवाड़ से होते हुए अपने माल को लाने और ले जाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, महाराणा प्रताप के डर से मुगलों ने मेवाड़ से होते हुए अपना माल ले जाना बंद कर दिया, जिससे मुगलों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। और जाहिर सी बात है, अब माल नहीं आ रहा। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा की पुस्तक उदयपुर राज्य के इतिहास से मैं सब बातें आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब माल ही नहीं आ रहा तो महाराणा प्रताप किसको लूटेंगे? अब देखो, चंद्रसेन वाली बात यहाँ पर आ गई। अब मुगलों ने अपना 1 रुपए का माल भी इस रास्ते से नहीं लेके जा रहे, तो महाराणा प्रताप के पास अब कुछ करने को है ही नहीं। इसीलिए महाराणा प्रताप क्या करेंगे? अपना जीवन शांति से जिएंगे। यही रीजन है भाई साहब की जो चंद्रसेन है, जो कि जोधपुर के शासक थे, वो इतने महान नहीं बन पाए क्योंकि उनके पास संघर्ष करने के लिए कुछ था नहीं। महाराणा प्रताप के पास ये मुख्य मार्ग था, एक हाईवे था, जहां से लाखों करोड़ों रुपए का माल हर दिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था। इसीलिए महाराणा प्रताप महान हुए, क्योंकि बार बार संघर्ष करने को मिला। और संघर्ष के साथ साथ महाराणा प्रताप के साथ में ऑप्शन भी था कि अगर मुगल मुझे परेशान करेंगे तो मुगलों का नुकसान कर दूंगा, मुगलों के लाखों करोड़ों रुपए के माल का मैं जो है उसको खराब कर दूंगा। चंद्रसेन ऐसा नहीं कर सकते थे। मान लीजिए अगर जोधपुर से अगर कोई सामान जा रहा है, मुगलों का माल जा रहा है, तो पहली बात तो वो इतना व्यस्त नहीं था मार्ग, महीने में एक बार मान लीजिए कुछ 2-4 गाड़ियां चली गई। अब उन 2-4 गाड़ियों को लूटना है, चंद्रसेन के पास तो ऑप्शन बहुत कम है। अब उनको लूटने में चंद्रसेन, जाहिर सी बात है भाई, हर आपका जो अटेम्प्ट है वो सक्सेस नहीं होगा। लेकिन महाराणा प्रताप के पास क्या है, बहुत सारे अटेम्प्ट करने के लिए। हर रोज माल आता था, महीने में 30 दिन होते थे। अगर एक बार भी सक्सेस हो गए तो लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हमने मुगलों का कर दिया। इसीलिए महाराणा प्रताप महान रहे, जबकि चंद्रसेन जो कि बिल्कुल उन्होंने महाराणा प्रताप की तरह के कार्य किए थे, मुगलों को खूब परेशान किया था। लेकिन यही चीज की कमी चंद्रसेन के पास थी कि वो संघर्ष करे तो आदमी करे कैसे, भूखा भजन ना होई गोपाला। यही बात चंद्रसेन के साथ थी कि चंद्रसेन के पास इतने ऑप्शन नहीं थे। और अगर माल को भी लूट भी ले तो उसको छिपाए कहां पर? पहाड़ियों की भी कमी थी आसपास में, जबकि जो मेवाड़ में तो मुख्य मार्ग पहाड़ियों में से होकर के निकलेगा। इसीलिए महाराणा प्रताप हो पाए। परिस्थितियों ने बहुत साथ दिया था महाराणा प्रताप का, चंद्रसेन ने थोड़ी सी परिस्थितियों ने उनका साथ नहीं दिया। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए देखिए, महाराणा प्रताप एवं राव चंद्रसेन के मध्य का जो तुलनात्मक अध्ययन है, हम जब जोधपुर अथवा मारवाड़ रियासत का अध्ययन करेंगे उस समय इन दोनों के मध्य का हम तुलनात्मक अध्ययन देखेंगे। अभी हम बात करेंगे मान सिंह की भूमिका।
हल्दी घाटी के युद्ध में मान लो, चाहे महाराणा प्रताप के विरुद्ध मान लो या मेवाड़ के विरुद्ध जो है मान सिंह कछवाहा की क्या भूमिका थी, वास्तव में इसके मन में वास्तव में चल क्या रहा था, उसके बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए मान सिंह को लेकर के दोनों पक्ष नाराज रहते हैं। हिंदू तो इनसे इसलिए नाराज रहते हैं क्योंकि मान सिंह ने उस महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया जो कि हिंदुओं की अस्मिता की रक्षा कर रहे थे। मुगल मान सिंह से इसलिए नाराज थे, आपने सुना होगा कि अकबर ने मान सिंह की जो है मुगल दरबार में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। हमने बात करी, ड्योढ़ी इसकी बंद कर दी थी। ड्योढ़ी बंद करने का मतलब क्या होता है? मुगल दरबार में प्रवेश पर रोक लगाना है। किसी भी दरबार में प्रवेश पर रोक लगाने को क्या कहा जाता है? ड्योढ़ी बंद करना कहते हैं। अकबर मान सिंह की ड्योढ़ी बंद कर रहा है, हिंदू इसको गालियां दे रहे हैं, तो क्या कारण है भाई इसका? देखो इसका कारण क्या है। कुछ इतिहासकार तो क्या कहते हैं कि मान सिंह के परिवार ने मजबूरी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब अकबर जो आज्ञा देगा वो मान सिंह को करना पड़ेगा। लेकिन मान सिंह जब हल्दी घाटी के युद्ध में गया था, हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह ने क्या किया था? भाई युद्ध करना तो मान सिंह का धर्म था, लेकिन युद्ध के बाद में मान सिंह ने क्या किया? इंसानियत के नियमों का परिचय दिया। उस युद्ध के बाद में मान सिंह ने मेवाड़ की आम जनता को परेशान नहीं किया, मेवाड़ को लूटा नहीं। लेकिन यही बात मान सिंह को भारी पड़ गई। अकबर क्या कहता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में जब मुगल सेना के पास में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था, उस परिस्थिति में भी मान सिंह ने मुगल सैनिकों को मरने के लिए छोड़ दिया, जबकि मेवाड़ को इसको लूटना चाहिए था। मान सिंह ने मेवाड़ को लूटने की आज्ञा नहीं दी। इसीलिए अकबर ने क्या किया था? मान सिंह का मुगल दरबार में प्रवेश पर क्या किया था? रोक लगाई थी, इसकी ड्योढ़ी बंद की थी। तो देखो ये बातें में कहां से पता चलती है। तकबाते अकबरिया तारीख ए निजामी का लेखक कौन है? निजामुद्दीन अहमद बख्शी। ये क्या कहता है कि अकबर ने मान सिंह के मुगल दरबार में प्रवेश पर रोक इसलिए लगाई थी क्योंकि मुगल सेना बहुत समस्या में थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में मुगल सेना बहुत समस्या में थी, यहां तक कि सेना के पास खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं था। अपनी सेना की इतनी दुर्दशा होने पर भी मान सिंह ने मेवाड़ को लूटने की आज्ञा नहीं दी। इसीलिए अकबर मान सिंह पर क्रोधित था और 4 महीने के बाद में अकबर ने जब मान सिंह को अपने पास बुलाया तो इसी कारण से क्या किया था? अकबर ने मान सिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी थी, मुगल दरबार में मान सिंह के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। लेकिन देखो कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, मान सिंह द्वारा मेवाड़ को नहीं लूटने के पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि जब मुगल सेना गोगुंदा पहुंची थी तब महाराणा प्रताप ने गोगुंदा के बाहर आने जाने वाले रास्तों पर भील सेना की नियुक्ति कर दी थी। एवं जब कभी भी कुछ मुगल सैनिक खाने पीने की सामग्री जुटाने बाहर जाते थे तो भील सैनिक उन पर आक्रमण कर दिया करते थे। एवं बाहर से यदि कोई सहायता मुगलों के लिए आती थी तो भील उस राहत सामग्री को लूट लिया करते थे। इसीलिए मान सिंह ने क्या किया? इतनी परेशानी में खुद ही था, इसीलिए मान सिंह ने मेवाड़ को लूटने की आज्ञा नहीं दी। एक और बात आती है, वो क्या आती है? देखो अकबर 13 अक्टूबर सन 1576 ईस्वी में जब मेवाड़ पहुंचा था, स्वयं ये मेवाड़ पहुंचा था, तो अकबर ने क्या किया था? अबुल फजल के अनुसार जब स्वयं अकबर गोगुंदा पहुंचा था तब अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कुतुबुद्दीन खान, भगवंत दास एवं मान सिंह को भेजा था। आज की क्लास में हमने पढ़ा है। इन सब को कोई सफलता नहीं मिली, इसीलिए अकबर ने क्रोधित होकर इन सभी की ड्योढ़ी कुछ समय के लिए बंद कर दी थी। मान सिंह और आसफ खान की ड्योढ़ी 2 बार बंद हुई थी, इस प्रकार का हमें उल्लेख मिलता है। अकबर ने जब महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए शहबाज खान को मेवाड़ भेजा था तब शहबाज खान ने भगवंत दास एवं मान सिंह को यह सोचकर पुनः अकबर के पास भेज दिया था कि मान सिंह और भगवंत दास राजपूत होने के कारण महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ने में जानबूझ करके सुस्ती करते हैं। इसीलिए शहबाज खान इनको साथ लेकर के गया था, लेकिन शहबाज खान ने रास्ते में से इनको वापस भेज दिया था अकबर के पास कि राजपूत है, महाराणा प्रताप भी राजपूत है, इसीलिए दोनों के दोनों उसको सहायता करते हैं। तो देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ती है। मान सिंह की मजबूरी हो सकती है कि अकबर की आज्ञा का उसको पालन तो करना था, लेकिन मान सिंह में इंसानियत तो थी, क्योंकि शहबाज खान का एक खतन पढ़ करके आपके समझ में आ रहा होगा कि मान सिंह का जो वास्तव में उसका मन था वो क्या चाहता था। महाराणा प्रताप के अंदर ही अंदर वो महाराणा प्रताप का सम्मान तो किया करता था, इसीलिए उसने ना तो मेवाड़ को लूटने की छूट दी। और शहबाज खान का जो खतन है ये सिद्ध करता है कि वास्तव में मान सिंह जो है महाराणा प्रताप को अप्रत्यक्ष रूप से तो उनकी इज्जत वो करता ही करता था। तो इसीलिए मान सिंह की भूमिका पर ये बात हमें करनी चाहिए थी, क्योंकि मान सिंह को जितना बड़ा खलनायक बना करके पेश किया गया है,
इन पक्षों का भी आपको पता होना चाहिए। आपको अगर मान सिंह के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी सोच बदल लो, लेकिन अगर आरएस मेंस में आपके सामने क्वेश्चन आता है मान सिंह की भूमिका को लेकर के, मेरा केवल उद्देश्य आपको एग्जाम क्रैक करवाना है, एग्जाम में आपको सफलता दिलाना है। मैं कौन सही है कौन गलत है इस बारे में बात नहीं कर रहा। आपकी जो सोच है मान सिंह को लेकर के, आपको गाली देनी है आप गाली दो, मान सिंह की आपको पूजा करनी है आप पूजा करो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा केवल और केवल इतना सा उद्देश्य है कि अगर आपके सामने मान सिंह की भूमिका को लेकर के आरएस मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो उस पर आप लिख सकें। और ये जो चीज है तकबादे अकबरिया तारीख निजामी का लेखक निजामुद्दीन अहमद, इसने जो बात कही है कि मान सिंह की ड्यूटी क्यों बंद हुई थी, तो इसका कारण तो एक वनडे एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के स्थापत्य एवं साहित्य में जो योगदान रहा, उस योगदान के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम राजधानी कौन सी बनाई थी, चावंड। चावंड को जब महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाया तो जाहिर सी बात है चावंड के महलों का निर्माण भी महाराणा प्रताप ने करवाया था, और चावंड में महाराणा प्रताप ने एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उस मंदिर को कहा जाता है चामुंडा माता का मंदिर। तो देखिए पहला काम तो क्या किया, चावंड के महलों का निर्माण भी महाराणा प्रताप ने करवाया था, और चावंड में ही चामुंडा माता का मंदिर, देखिए महाराणा प्रताप ने चावंड में ही चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया था। ये जो चावंड नाम का क्षेत्र है जो कि महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी, ये चावंड का क्षेत्र वर्तमान में कहां पर आता है, उदयपुर में आता है। इसी चावंड के बारे में यह कहा जाता है कि जो मेवाड़ की चित्रकला थी, मेवाड़ की चित्रकला यहीं से पनपी थी, यहीं से उसका प्रादुर्भाव माना जाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखना। देखिए चावंड से ही मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव हुआ था, ओरिजिन इसका यहीं से हुआ था, चावंड से ही मेवाड़ चित्रकला शैली का। और जो मेवाड़ में एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे निसारुद्दीन या नसीरुद्दीन, उन्होंने रागमाला का चित्रण किया था। रागमाला महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में उसका चित्रण हुआ था, चावंड में उसका चित्रण हुआ था। तो देखिए चावंड से ही मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव भी हुआ था। अब देखिए महाराणा प्रताप के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे, एक प्रसिद्ध लेखक थे, उनका नाम था सूर्य चक्रपाणी मिश्र। तो देखिए महाराणा प्रताप के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान सूर्य चक्रपाणी मिश्र रहते थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों की रचना करी है, तो देखिए सूर्य चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं। इन्होंने मुख्यतः 3 ग्रंथों की रचना करी है। इनका जो प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है, राज्याभिषेक पद्धति। देखिए लिखिए राज्याभिषेक पद्धति। इस ग्रंथ में हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो देखिए उस समय राजा महाराजाओं का जो नए राजा का जो राज्याभिषेक होता था, उस राज्याभिषेक में किस प्रकार की फॉर्मेलिटीज होती थी, उसी का हमें इसमें विवरण मिलता है। तो देखिए लिखिए राज्याभिषेक की शास्त्रीय विधि से संबंधित ये ग्रंथ है कौन सा, राज्याभिषेक पद्धति। अगला ग्रंथ जो सूर्य चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखा गया था वो कौन सा था, मुहूर्तमाला। कौन सा है, मुहूर्तमाला। इस ग्रंथ में हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो देखिए ये ग्रंथ जो है वो है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। तो इसका भी आप ध्यान रखना। देखिए ज्योतिष शास्त्र से संबंधित। जो तीसरा ग्रंथ है वो कौन सा है, वो है विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ जो ग्रंथ है सूर्य चक्रपाणी मिश्र द्वारा लिखित, इसमें किस प्रकार की जानकारी में प्राप्त होती है, तो देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना। ये जो विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ है इसमें हमें उद्यान विज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। उद्यान विज्ञान क्या होता है, फलों एवं खेती की सब्जी करना उद्यान विज्ञान के अंतर्गत आता है। साथ ही जो गार्डन होते हैं, गार्डनों को किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए, वो भी हमें उद्यान विज्ञान से ही उसका पता चलता है। इसके अलावा देखिए एक बात का आप और ध्यान रखना कि एक जैन विद्वान जिनका नाम था हेमरत्न सूरी, हेमरत्न सूरी भी महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। तो देखिए लिखिए जैन विद्वान हेमरत्न सूरी भी महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, हेमरत्न सूरी ने गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। तो इसका भी आप ध्यान रखना। देखिए इन्होंने, किन्होंने, हेमरत्न सूरी ने गोरा बादल पद्मिनी चौपाई नामक ग्रंथ लिखा था। इसके अलावा महाराणा प्रताप के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे, उनका नाम था माला सांधू, और माला सांधू ने झूलण नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो देखिए लिखिए माला सांधू महाराणा प्रताप के दरबार में प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, इन्होंने झूलना नामक ग्रंथ लिखा था। यहीं पर आप एक बात का और ध्यान रखना कि महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले
केवल और केवल चित्तौड़गढ़ एवं मांडलगढ़ को छोड़ करके संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया है। देखिए, महाराणा प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले केवल चित्तौड़गढ़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर की प्रतिक्रिया की, कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर की प्रतिक्रिया क्या थी। देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु को लेकर के हमने ज्यादातर जो तथ्य थे महाराणा प्रताप की, जो हमारी पहली क्लास थी उसी में हमने देख लिए थे। ये हमारी महाराणा प्रताप के ऊपर तीसरी क्लास है। हमने पहली क्लास में देखा था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई थी, महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में इनका अंतिम संस्कार कहाँ पर किया गया था, महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ पर बनी हुई है, महाराणा प्रताप की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा प्रताप की छतरी में खंभों की संख्या कितनी है, महाराणा प्रताप की छतरी का पुनर्निर्माण किसने कराया था, महाराणा प्रताप की छतरी वर्तमान में कौन से बांध में डूबी हुई है। ये सभी बातें हमने महाराणा प्रताप की जो हमारी पहली क्लास थी उसी में हमने कर ली थी। हमने केवल एक बात ये नहीं की थी कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर जो है अकबर की प्रतिक्रिया क्या रही थी। और इस बात पर हमें चर्चा करनी क्यों है, वो इसलिए करनी है क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर जब अकबर को मिली थी तो अकबर भी फूट फूट के रोया था। इसीलिए हमें इस बात पर चर्चा करनी है कि वास्तव में अकबर महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुन के रोया था या ये केवल एक सुनी सुनाई बात है। तो देखिए, वास्तव में हुआ ऐसा था कि जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 19 जनवरी सन 1597 के दिन अकबर के दरबार में जब महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर पहुंची तो वहां पे क्या हुआ, राजस्थान के एक प्रसिद्ध कवि भी उस समय अकबर के दरबार में उपस्थित थे। उनका नाम था दुर्सा आढ़ा। दुर्सा आढ़ा राजस्थान के एक महान कवि हुए हैं, सिरोही के रहने वाले थे। महाराणा प्रताप और अकबर दोनों के दरबार में दुर्सा आढ़ा रहा करते थे, दोनों के दरबार में दुर्सा आढ़ा को सम्मान मिला करता था। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु अकबर के दरबार में गई तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर का दरबार बिल्कुल सजा हुआ था और दुर्सा आढ़ा भी अकबर के दरबार में उपस्थित थे। जैसे ही अकबर के दूत ने अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनाई तो ऐसा कहा जाता है, दुर्सा आढ़ा ऐसा कहते हैं कि अकबर बिल्कुल स्तब्ध सा रह गया, बिल्कुल फ्रीज हो गया, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसने अपनी जो जीभ है अपने दांतों के नीचे दबा ली और बहुत ज्यादा टेंशन में अकबर आ गया। तो अकबर की जो मनोवृत्ति थी, अकबर को जो टेंशन हुई थी, उस टेंशन को देख करके जो दुर्सा आढ़ा थे, दुर्सा आढ़ा ने 6 लाइनों का एक दोहा बोला था। और जो 6 लाइनों का दोहा होता है उसे क्या कहा जाता है, छंद या छपये। तो दुर्सा आढ़ा ने अकबर की स्थिति को भांपते हुए कि इस समय अकबर क्या सोच रहा होगा, अकबर की स्थिति को भांपते हुए दुर्सा आढ़ा ने 6 लाइनें बोली थी। उन्हीं 6 लाइनों को एक बार हम समझते हैं। तो देखिए, आइए, महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार जब अकबर के पास पहुंचा तो अकबर स्तब्ध सा रह गया। तब अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि दुर्सा आढ़ा उपस्थित थे। दुर्सा आढ़ा ने अकबर की मनोवृत्ति को भांपते हुए क्या कहा, एक छप्पये कहा। छप्पये क्या होता है, 6 लाइनों का दोहा। क्या था वो, तो देखिए, अस लेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गो आड़ा गौड़ाय जी को बहतो गुरुवामी नवरोजे ने गयो ने गो आतसा नवल्ली ने गो झरोका हेठ जेठ दुनिया न दहल्ली गहलो त्राण जीत गयो दसण मूंद रसना डसी निसास मूक भरिया नेण तो मृत शाह प्रताप सी। ये सब बातें कौन कहता है, ये सब बातें अकबर नहीं कहता है या कोई इतिहासकार नहीं कहता है, ये बातें महाकवि दुर्सा आढ़ा कहते हैं कि जैसे ही अकबर के दरबार में महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार पहुंचा तो अकबर की स्थिति इन 6 लाइनों की जैसी थी। तो देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, एक बार आप अर्थ समझिए। इन 6 लाइनों की स्थिति का वर्णन किसने किया है, महाकवि दुर्सा आढ़ा ने किया है। हे राणा प्रताप सिंह, आपकी मृत्यु पर बादशाह ने दांतों के बीच अपनी जीभ दबाई और बिना सांस लिए आंसू टपकाए हैं। दसण मूंद रसना डसी, रसना का अर्थ क्या होता है, जीभ। दसण मूंद रसना डसी निसास मूक भरिया नयन, बगैर सांस लिए अकबर ने क्या किया है, आंसू टपकाए हैं। फिर सुनिए, ये बात कौन कहता है, ये बात अकबर नहीं कहता है, ये बात हमारे महाकवि दुर्सा आढ़ा कहते हैं। और क्या कहते हैं, क्योंकि
क्योंकि आपने कभी अपने घोड़ों को दगवाया नहीं। मुगलों की परंपरा थी, मुगल क्या करते थे कि जो भी राजा उनके अधीन होता था उनके घोड़ों को अपना राजकीय चिन्ह से उसको दागा जाता था, ताकि उससे ये क्लियर हो सके कि ये घोड़ा राजकीय सेवा में भविष्य में काम में लिया जा सकता है। क्योंकि आपने कभी अपने घोड़ों को दगवाया नहीं, अपनी पगड़ी किसी के आगे झुकाई नहीं, आपने अपना राज्य बाएं कंधे से ही चला लिया। आप कभी नवरोजों के त्योहार में नहीं गए, और ना ही कभी बादशाह के डेरे में गए, और ना ही कभी शाही झरोखे के नीचे खड़े रहे। इसीलिए आपका रोब दुनिया पर कायम था, इसीलिए आप हर प्रकार से जीत गए। इन 6 लाइनों का जो अर्थ है हिंदी में, वो इस प्रकार का इसका अर्थ निकलता है। और ये बात कौन कहता है? महाकवि दुर्सा आडा कहते हैं कि जैसे ही महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के दरबार में पहुंचा, तो अकबर की मन की स्थिति कुछ इस प्रकार की रही होगी। इस प्रकार की स्थिति थी नहीं, इस प्रकार की स्थिति रही होगी। और आगे क्या कहते हैं दुर्साडा कि मैंने ये जो 6 लाइनें हैं अकबर के भरे दरबार में अकबर के सामने खड़े होकर के अकबर को कहा था, और तब दरबारियों को ऐसा लगा था कि अब तो अकबर जो है दुर्साडा को मृत्युदंड दे देंगे। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मैंने ये 6 लाइनें अकबर को सुनाई, और इन 6 लाइनों को सुनने के बाद में अकबर ने मुझसे ये कहा कि आपने ही मेरा वास्तविक मनोभाव अभी समझा है कि वास्तव में मैं महाराणा प्रताप के मृत्यु पर इसी प्रकार का फील कर रहा हूं। तो दुर्सा आडा ये कहते हैं किसी ऐतिहासिक स्रोत से हमें पता नहीं चलता है कि वास्तव में महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर की ऐसी स्थिति रही होगी, या अकबर रोया था या नहीं रोया था। और देखिए मैं तो ये कहता हूं कि अकबर के रोने या नहीं रोने से महाराणा प्रताप की महानता कोई कम या ज्यादा नहीं होती है। अकबर अगर नहीं भी रोया होगा तो महाराणा प्रताप हमारे लिए उतने ही महान रहेंगे। अब देखिए बीकानेर के जो छोटे कुंवर थे पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ ने भी महाराणा प्रताप को लेकर के एक दोहा कहा है, उस दोहे को भी आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए लिखिए, बीकानेर के छोटे कुंवर पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप के लिए एक प्रसिद्ध दोहा लिखा था। वो दोहा क्या था? माई एहा पूत जन, माई एहा पूत जन जेहा राण प्रताप के, हे माता इस प्रकार के पुत्र को आप जन्म दीजिए जैसे कि महाराणा प्रताप हैं। माई एहा पूत जन जेहा राण प्रताप, अकबर सूतो ओद के जान सिराने साहब, कि जिसके बारे में सोता हुआ अकबर भी अगर सोच ले तो वो ये सोच करके खड़ा हो जाता है कि कहीं मेरे सिराने कोई सांप आकर तो नहीं बैठ गया। तो पृथ्वीराज राठौड़ के इस दोहे का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए कर्नल जेम्स टोड के विचार क्या है महाराणा प्रताप को लेकर के, यह भी आपको याद रखने चाहिए। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन, ये सब बातें भी दृढ़ चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्जवल रखने वाला दृढ़ साहस और अध्य व्यवसाय को दबाने में पर्याप्त न थी। इससे भी अच्छी बात अब कहिए जे कर्नल जेम्स टोड ने, वो क्या है? आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत कहां पर है? यूरोप में। आल्पस पर्वत के समान अरावली में भी कोई ऐसी घाटी नहीं थी जो महाराणा प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे भी अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। देखो कितनी अच्छी बात बोली है कर्नल जेम्स टोड ने। अगर विजय हुई तो क्या हुई? उज्जवल विजय। और पराजय हुई तो क्या हुई? उस विजय से भी अधिक कीर्ति युक्त उज्जवल विजय या उससे भी अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र ना हुई हो। बहुत ही अच्छी बात बोली है कर्नल जेम्स टोड ने, इसको भी आप याद रखना। तो चलिए इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए महाराणा प्रताप का इतिहास तो हमने करीब करीब देख लिया है, लेकिन अगर हमने महाराणा प्रताप के इतिहास के साथ में 2 लोगों की चर्चा नहीं करी तो महाराणा प्रताप का इतिहास हमेशा अधूरा ही माना जाएगा। कौन कौन है वे 2 लोग? तो देखिए पहले व्यक्ति का नाम है राणा पूंजा भील और दूसरे व्यक्ति का नाम है दानवीर भामाशाह। तो देखिए इनके बारे में भी कुछ 1-2 बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। पहले हम शुरुआत करते हैं राणा पूंजा भील के बारे में। राणा पूंजा भील के बारे में आपको जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी है वो क्या है? राणा पूंजा भील का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इनको जन्म को लेकर के आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था जन्म? 5 अक्टूबर को। राणा पूंजा भील का जन्म 5 अक्टूबर को हुआ था। किताबों में केवल और केवल राणा पूंजा भील के जन्म की तारीख मिलती है, सन नहीं मिलता। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि राणा पूंजा भील का जन्म कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? उदयपुर के पास एक स्थान आता है मेरपुर। मेरपुर में राणा पूंजा भील का जन्म हुआ था। ये मेरपुर नामक स्थान वर्तमान उदयपुर की कोटड़ा तहसील में आता है। लेकिन अलग अलग किताबों में राणा पूंजा भील के जन्म को लेकर के 2 स्थानों का उल्लेख मिलता है। कुछ किताबों में राणा पूंजा भील का जन्म पन्नरवा में बताया गया है, और ये पन्नरवा कहां पर आता है? उसी उदयपुर की झाड़ोल तहसील के अंतर्गत आता है। लेकिन डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा
और जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, ऑथेंटिक पुस्तकों में राणा पूंजा भील का जन्म मेरपुर में बताया गया है। इसके अलावा देखिए आप इस बात का भी ध्यान रखना कि राणा पूंजा भील का जन्म कब हुआ था, 5 अक्टूबर को। इसीलिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राणा पूंजा भील की जयंती भी मनाई जाती है। देखिए प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राणा पूंजा भील की क्या मनाई जाती है, जयंती भी मनाई जाती है। इसके अलावा आपको राणा पूंजा भील के माता पिता का नाम भी ध्यान होना चाहिए। तो राणा पूंजा भील के पिता कौन थे, राणा पूंजा भील के पिता का नाम था दूधा सोलंकी या दूधा होलंकी। क्या नाम था, दूधा सोलंकी या दूधा होलंकी। राणा पूंजा भील की माता का नाम भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो राणा पूंजा भील की माता कौन थी, राणा पूंजा भील की माता के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, बल्कि हम राणा पूंजा भील या भामाशाह का जो भी इतिहास है अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, इसीलिए राणा पूंजा भील एवं भामाशाह का जो भी इतिहास है अगली क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।